वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 400 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिए। यह है टेस्ट नंबर 401। इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न। हर प्रश्न एक नई टेक्निक, एक नया तरीका सिखा रहा है आपको कि प्रश्न किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हर तरह की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। हर दिन बस फोकस करते रहिए। अगर टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए आंसर क्या होगा। तो आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है। आज 21 जून है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि चक्रित होती रहती है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, वो जल चक्र में काम ही नहीं आता। कुछ जल चक्र को प्रभावित ही नहीं करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इससे पहले? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जल चक्र को प्रभावित करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी को पकड़े हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं जल चक्र को प्रभावित नहीं करेगा। गलत है स्टेटमेंट सेकंड वाला। पहला वाला भी गलत ही है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि चक्रित नहीं होती है। देखिए 95% तो चट्टानों में ये ना जल चक्रित कहाँ से होएगा फिर। तो डी है इसका उत्तर। इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में विद्यमान है, जो चक्रित नहीं होता। इसलिए इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। सौर विकिरण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जल चक्र के मुख्य चालक बल है। इस तरह स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी जल चक्र को प्रभावित करता है, इसलिए गलत है दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? श्वसन, अपघटन, दहन, मानवीय गतिविधियाँ। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को तो पढ़ के लग जाता है भाई, हाँ ये करेक्ट होगा, वो करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। तो श्वसन, बिल्कुल। श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, बाहर निकाली जाती है, मुक्त की जाती है। तो बिल्कुल पौधे जंतु दोनों करते हैं काम। स्थिरीकरण है। अपघटन की प्रोसेस में कार्बनिक पदार्थों को जो है कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। डिकम्पोज की जो प्रोसेस होती है। दहन में भी है, ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक है और बाहर जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मानवीय गतिविधियां तो है ही हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत सभी जीवधारी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अतः श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हुआ। अब देखिए, पौधों द्वारा कुल संश्लेषित या जंतुओं द्वारा कुल स्वागीकृत जिस भोजन का उपापचय नहीं किया जाता, अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। अंततः जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो इसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित मतलब डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे वायुमंडल में CO2 मुक्त होती है, विमोचित होती है। जैव भारों के जलने पर भी वायुमंडल में CO2 का विमोचन होता है। देखिए, विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां, जैसे आप लोग उद्योग धंधे चलाते हो, मोटर वाहन चलाते हो, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हो, ये सब वायुमंडल में CO2 के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी कारक हैं, जो भूमंडलीय तापन में भी वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। ठंडा समुद्री जल कार्बन की कम मात्रा को अवशोषित कर सकता है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, जो गर्म समुद्री जल होता है ना, वो कार्बन की कम मात्रा को अवशोषित करता है, अधिक मात्रा को नहीं। और जो ठंडा समुद्री जल होता है वो कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए भाई, समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड धारण करने की क्षमता घट जाती है। इस तरह गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित नहीं करता। तो अब समुद्र की सतह गर्म रहनी चाहिए या ठंडे रहने चाहिए? उसका तापमान ठंडा रहना चाहिए ना।
लेकिन क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, CO2 की मात्रा जो अवशोषित नहीं कर पाता, तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एनवायरनमेंट में फंसी पड़ी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब देखिए इसी प्रकार ठंडे मृदु पेय या ठंडे समुद्री जल में गर्म मृदु पेय या ठंडे समुद्री जल की अपेक्षा जो है वो अधिक कार्बन को धारित करने की क्षमता होती है। इसलिए दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। जो गर्म समुद्री जल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम धारण करेगा, जो ठंडा होगा वो अधिक धारण करेगा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ गर्म होना चाहिए। ठंडा मृदु पेय या ठंडा समुद्री जल गर्म मृदु पेय या गर्म समुद्री जल की अपेक्षा कार्बन को जो है अधिक धारित करता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक डायरेक्टली वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं। ये तो प्रश्न अभी तो पूछा था, उसी के जैसा इसका आंसर होगा। कौन से कारक हैं जो वायुमंडल में डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं। कार्बन चक्र से अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त होना, कार्बन चक्र से अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त होना। देखिए कार्बन चक्र से अगर अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो गई ना, तो ये नहीं होगा। समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक में वृद्धि होना, तो ये भी अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, इससे भी नहीं होगा। और समुद्री जल का अधिक मात्रा में गर्म होना, ये होगा। देखिए जब समुद्र का जल अधिक मात्रा में गर्म होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेगा, अभी तो चर्चा हुई थी, तो थर्ड हो जाएगा इसमें। अब 1-2 को एलिमिनेट कर दिए, जहाँ 1-2 वो नहीं होगा, तो आंसर तो अपना निकल गया है। समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक की मात्रा में कमी होना, तो बिल्कुल इससे जो है CO2 जो है अधिक मात्रा में बाहर रहेगी। समुद्री जल का अत्यधिक ठंडा होना, ठंडा होगा तो अवशोषित कर लेगा, कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है वायुमंडलीय सल्फर के स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 हैं। वायुमंडलीय सल्फर के सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है, एक्टिव वोल्केनो जो होता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 निकलती है, उससे मुख्य स्रोत है। और H2S जो है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा करेक्ट है इसमें, कौन कौन से सही है इसमें स्टेटमेंट? देखिए पहला करेक्ट है बिल्कुल, वायुमंडलीय सल्फर के जो स्रोत हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक्टिव वोल्केनो होता है, उससे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेनली निकलती है, मुख्य स्रोत है वो उसका। और जो H2S है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस तो आपको पता ही होगा ना कौन कौन सी है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर प्रेशर मतलब जलवाष्प है, ओजोन है। तो H2S ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, तो 1 ओनली हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर है केवल 1 और 2, 1 और 2 ओनली। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। H2S जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस प्रकार तीसरा जो है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन से कारक सल्फर चक्र को प्रभावित करते हैं? सल्फर चक्र को प्रभावित करता है सल्फर युक्त पेट्रोल का शोधन, बिल्कुल। कोयले और तेल का जलना, करेक्ट है। जस्ता, तांबा, सीसा जैसी धातुओं का निष्कर्षण भी करेक्ट है। तो सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए कोयले और तेल के दहन से सल्फर विमुक्त होती है। इसके अतिरिक्त सल्फर युक्त पेट्रोल के शोधन और तांबा, सीसा, जस्ते के निष्कर्षण हेतु धातु गलाने पर उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से भी सल्फर चक्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि आपको इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 है एस्केरिकिया तथा प्रोटियस जैसे जीवाणु मृत जैविक पदार्थ से सल्फर के विघटन हेतु उत्तरदायी होते हैं। और देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट है डिसल्फेविब्रियो नामक सल्फेट
अपचायी जीवाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। देखिए, डिसल्फेविब्रियो नामक सल्फेट अपचायी जीवाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, जीवधारियों के शरीर में मौजूद सल्फर उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से पुनः मृदा, तालाबों, झीलों, समुद्र की तली में पहुंच जाता है और यह प्रक्रिया वायवीय दशाओं में एस्परजिलस तथा न्यूरोस्पोरा जैसे कवकों द्वारा और अवायवीय दशाओं में एस्केरिकिया तथा प्रोटियस जैसे बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसलिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और करेक्ट है दूसरा वाला भी, क्योंकि अवायवीय मृदाओं में तथा अवसादों में डिसल्फेविब्रियो नामक सल्फेट अपचायी जीवाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की तुलना में कम होता है और फास्फोरस केवल अम्लीय मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होता है, क्षारीय मृदाओं में नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। फास्फोरस जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होता है। ऐसा नहीं है केवल कि अम्लीय मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होगा। तो एलिमिनेट करिए सेकंड वाले को। वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की तुलना में कम होता है, यानी नाइट्रोजन का अधिक होता है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, सेकंड वाला गलत है। तो देखिए, वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की अपेक्षा कम होता है। साथ ही फास्फोरस का जीवाणुओं तथा पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय जो है वो नगण्य होता है। इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि फास्फोरस जो है वो खनिजों के अपरदन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में निवेश करता है। जो फास्फोरस है वो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियों में तीव्र गति से अवशोषित होता है, जिसके कारण पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता एकाएक जो है वो कम हो जाती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। जलीय पारितंत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, फास्फोरस जो है वो जलीय तंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। यह जहरीले शैवालों के विनाश का कारक है। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। देखिए, आपने सुना होगा अलगल ब्लम। अलगल ब्लम सुना है, सुपोषण जिसको बोलते हैं। सुपोषण क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है जब अधिक मात्रा में चला जाता है तालाबों में या झीलों में या समुद्र में, तो उससे क्या होता है, जो ये जो होते हैं ना एल्गी, शैवाल, वो अधिक मात्रा में वृद्धि करने लगते हैं। जब अधिक मात्रा में वृद्धि करेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो ओशियन है या फिर जल है उसकी सारी ऑक्सीजन ये ग्रहण करने लगेंगे। अब सारी ऑक्सीजन जब ये खींचने लगेंगे, फिर क्या होगा, समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर जलीय जीवों का क्या होगा, वो तो मरने लगेंगे ना, मछलियाँ मरने लगेंगी, वाटर फ्लो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जल का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। तो यही बताना है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। तो यह जलीय तंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, बिल्कुल करता है। इसकी अधिकता होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, मछलियाँ मरने लगेंगी। यह जहरीले शैवालों के विनाश का कारक है। जहरीले शैवालों के विनाश का कारक नहीं है, ये वृद्धि का कारक बन जाता है उनकी। तो करेक्ट है फर्स्ट, करेक्ट है थर्ड, इनकरेक्ट है सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो देखिए, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता जल में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है वो कम कर देती है, जिससे विषैले शैवाल भी जलाशयों में पनपने लगते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्राकृतिक वातावरण में जीवों द्वारा कई प्रकार की अनुकूलता दर्शाई जाती है। यह अनुकूलता प्रायः लंबे समय अंतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया के द्वारा विकसित होती है। ये निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये कौन अनुकूलन दशाएं?
शरीर क्रियात्मक, आकृतिक और व्यवहार संबंधी। नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बिल्कुल देखिए, शरीर क्रियात्मक है, आकृतिक है, व्यवहार संबंधी है, तो सारे के सारे डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त सभी प्राकृतिक वातावरण में जीवों द्वारा कई प्रकार की अनुकूलता दर्शाई जाती है। उदाहरण के लिए आकृतिक, शरीर क्रियात्मक तथा व्यवहार संबंधी। जीवों में यह विशेष गुण प्रायः लंबे समयांतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया के द्वारा विकसित होता है। वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार, कम से कम 3 बार। अगर टेस्ट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरे को एनर्जी मिलती है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।